अच्छा, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है उसमें ये कहा गया है कि एक सिस्टम है पॉइंट्स का जो कि फिगर 4.22 में शो है। यहाँ आप ये जो है फिगर देख रहे हैं, ये वाली फिगर। इस फिगर में ईच पार्टिकल, जिसमें से हर पार्टिकल को, पार्टिकल आपकी ये सारे पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और ये भी पार्टिकल है, सेम मास ऑफ 0.3 किलोग्राम। सबको जो मास है वो 3 किलोग्राम है। M3 को भी 3 किलोग्राम 0.3, M1 भी 0.3, M2 भी 0.3, M4 भी 0.3 एंड दे ऑल ला इन द सेम प्लेन। सब के सब एक ही प्लेन के अंदर है। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम? इस पूरे सिस्टम की फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी अबाउट गिवन एक्सिस, गिवन एक्सिस के ऊपर। अब इनकी जो एक्सिस है जिसके ऊपर ये रिवॉल्व कर रहे हैं वो ये है, यानी कि M4 जो है ये इनकी एक्सिस है जिसके ऊपर ये सारे क्या करेंगे, ये घूमेंगे इस तरह, ये रोटेट करेंगे। तो इस गिवन एक्सिस पर इनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, हमसे ये चीज़ पूछी जा रही है। चलो जी, अब हम चलते हैं आगे की जानिब के आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं। जिसमें डेटा के अंदर अगर हम देखें तो जैसे उसने कहा था कि सब पार्टिकल्स का मास 0.3 है, तो हमने M1 को बराबर M2 के किया, M2, M3, M4 सब बराबर हैं 0.3 किलोग्राम के। उनका जो रेडियस है R1, पहले का जो रेडियस है, यानी कि R1 का रेडियस आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि M1 से लेकर उसके ओरिजिन तक जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। तो R1 का हमने 40 सेंटीमीटर लिखा और सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो 40 को जब आपने डिवाइड किया 100 के साथ तो आपको मिला 0.4 मीटर। उसके बाद R2 जो है वो इस मास 2 का है। इस मास 2 का जो रेडियस है वो R2 है। R2 और R4 के दरमियान M2 और M4 के दरमियान जो रेडियस है वो आपका कितना है जी, वो आपका है 50 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा R2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और मीटर को सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट किया तो आपको मिला 0.5 मीटर। इसी तरीके से आपके पास रेडियस 3 है जो कि 20 सेंटीमीटर है। रेडियस 3 आपका मास 3 से लेकर उस M4 के बीच में है जो कि ये वाला है और वो है 20 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। और फिर उसके बाद है R4। अब R4 रेडियस है, लेकिन R4 का मतलब है M4 का रेडियस। आपका ऑब्जेक्ट घूम भी M4 के ऊपर ही रहा है, तो रेडियस होता है जिस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है उस पॉइंट से लेकर जो उसके ऊपर रोटेट कर रही है वो पॉइंट। अब रोटेट भी उसी पॉइंट पर कर रही है और रेडियस भी हम उसी चीज़ का मालूम कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ रेडियस समझें कि नहीं होगा M4 का, क्योंकि M4 के ऊपर ही तो सब ये रोटेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि R4 का जो यहाँ रेडियस है वो 0 है। और यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने फाइंड करनी है जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया है। सॉल्यूशन में कहेंगे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि हेयर आर डिफरेंट एक्सेस, यहाँ आपके पास मुख्तलिफ एक्सेस हैं। सो टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी यूज़ पैरेलल एक्सेस थ्योरम। एक्सेस डिफरेंट कैसे हैं? एक एक्सेस है आपकी M4 से लेकर M2 तक रेडियस, दूसरी है M4 से लेकर M1 तक, और उसके बाद जो तीसरी है वो आपकी M3 से लेकर M4 तक। तो 3 किस्म की आपके पास एक्सेल हैं। तो इनके ऊपर हम जो लगाते हैं थ्योरम वो आपका होता है पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम के हिसाब से उनका जो फार्मूला है वो है I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। उसका ये एक फार्मूला है। उसके बाद जो इसका दूसरा फार्मूला है, जस्ट अ मिनट, उसके बाद जो इसका दूसरा फार्मूला है वो है, सेम फार्मूले को हम थोड़ा चेंज करते हैं, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम, जहाँ एच लिखा होता है वहाँ आप लिखेंगे डी स्क्वायर। बस अगर हाइट होगी तो हाइट स्क्वायर, अगर डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस स्क्वायर, अगर रेडियस होगा तो रेडियस स्क्वायर। बाकी जो फार्मूला है वो आपका सारा का सारा सेम है, बस एच का, डी का, आर का फ़र्क है या एल का फ़र्क है। लेकिन जहाँ हमने अगर नोट किया है या नोट्स में हम जो चीज़ पढ़ेंगे, वी स्टडीड दैट इन केस ऑफ पैरेलल थ्योरम I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर इक्वल्स टू आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। इस केस के अंदर जब आपके पास आपकी जो चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं और वो आपकी रोटेट कर रही हैं एक एक्सिस थ्योरम के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रही हैं, तो इस कंडीशन में आपकी जो पैरेलल थ्योरम का जो लास्ट में जवाब आता है वो आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर आता है, जो हम मोमेंट इनर्शिया के अंदर पढ़ के आए हैं।
एट डिफरेंट एक्सेस। तो अगर आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर है, ये हमने पढ़ा था, और एल को अगर आप एल लिखें या आप उसको आर लिखें कोई मसला नहीं है। तो आपने एल की जगह अब आर कर दिया तो भी कोई मसला नहीं है, तो हमने लिखा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो बहरहाल आपके पास अभी जो फार्मूला है वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले को आप किस में पुट करेंगे? यहाँ तो चार मासेज हैं, यहाँ तो चार मासेज हैं, तो जाहिर बात है चार इनर्शिया होंगी। एक मास आपका ये वाला, दूसरा मास ये, तीसरा मास ये, और चौथा मास वो जिसके ऊपर वो रोटेट कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपने तीनों मासेस की इनर्शिया को ऐड करना है। तो हम मालूम करेंगे टोटल इनर्शिया। टोटल इनर्शिया इज इक्वल टू आई वन, इनर्शिया ऑफ बॉडी वन, इनर्शिया ऑफ बॉडी टू, इनर्शिया ऑफ बॉडी थ्री, इनर्शिया ऑफ मास फोर या बॉडी फोर। अब आई का आपने समझा है फार्मूला जो है वो एम आर स्क्वायर है। तो जहाँ आई वन है तो वहाँ आप लिखेंगे एम वन आर वन स्क्वायर। जहाँ आई टू है तो वो इनर्शिया मास टू की थी और रेडियस उसका टू था। आई थ्री जो है वो मास थ्री की है और रेडियस उसका थ्री था, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर। आई फोर एम फोर का था और उसका रेडियस फोर है, तो आप लिखेंगे एम फोर आर फोर स्क्वायर। अब हम सिर्फ करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट। आपने यहाँ ऊपर पढ़ा था कि m1 सारे मासेस का जो वैल्यू है वो 0.3 है, m1 का वैल्यू भी 0.3, लेकिन m1 का जो रेडियस था वो 0.4 था। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ हमने स्क्वायर दे दिया। m2 का जो मास था वो भी 0.3 था। r2 का जो रेडियस था वो 0.5 था, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी स्क्वायर दे दिया। m3 का जो मास है वो 0.2 है, r3 का जो रेडियस है वो 0.2 है, r3 के ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी स्क्वायर दिया। यहाँ बात समझने की है कि m4 का जो मास है वो आपका 0.2 सेम है सबकी तरफ, लेकिन रेडियस जो था उसका ज़ीरो था, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ये आपके पास सारे वैल्यूज़ मिले हुए हैं, ये हमें ऊपर डेटा के अंदर मिले हुए थे कि ये वैल्यूज़ आपने सब क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो r4 आपको क्या मिला हुआ था? 0 मिला हुआ था। अब हमने क्या करना है कि 0.3 को हमने लिखा सेम, 0.4 का हमने लिया स्क्वायर तो 0.16 आया। 0.3 को आपने लिखा सेम, 0.15 को स्क्वायर किया तो 0.25। ये आपका 0.2 जो है, बल्कि 0 पॉइंट यहाँ 3 है, 2 नहीं है, 0.3। तो 0.3 आपका यहाँ सेम, 0.2 को स्क्वायर किया 0.004। यहाँ भी आपके पास 0.2 नहीं बल्कि 0.3 है, तो यहाँ 0.3 सेम, और इसका 0 स्क्वायर। जब आपने इन सब को अभी मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू सारे को मल्टीप्लाई किया, तो आपको जो वैल्यू मिला वो 0.048 है। इस पूरे वैल्यू को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिला 0.075। इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिला 0.012। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ था 0, और 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसका जवाब 0 आता है, तो आपके पास यूँ जवाब आया इसका 0। अब अगर हम इन सारे वैल्यूज़ को अभी हम ऐड करेंगे तो इन सारी की एडिशन का जो जवाब आएगा वो आपके पास जवाब 0.135 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर जो है यूनिट है इनर्शिया का, और ये आपका इनका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। अभी हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10, जिसमें हमारी डेटा के अंदर ये है कि व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम। हमसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो है कि एंगुलर मोमेंटम इस चीज़ की क्या होगी। तो एंगुलर मोमेंटम हमने लिखा कि हमसे पूछी जा रही है, तो हमने लिखा कि यहाँ एंगुलर मोमेंटम का सवाल किया गया है हमसे, तो डेटा में हमने लिखा क्वेश्चन मार्क। आफ्टर 2.9 किलोग्राम, जिसका जो मास है वो 2.9 किलोग्राम है, तो हमने मास इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 2.9 किलोग्राम लिख दिया। और जिसका वो मेजर करना चाह रहे हैं वो आपका है यूनिफॉर्म सिलेंडर। ये आप याद रख लें, वो कौन सा सिलेंडर है? यूनिफॉर्म सिलेंडर है। ग्राइंडिंग व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, वो एक ग्राइंडिंग व्हील है जो किसी दूसरी चीज़ को पीस रहा है, वो 20 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो रेडियस हमने लिखा कि उसका है 20 सेंटीमीटर, और जब भी आपके पास सेंटीमीटर हो तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में। तो सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 100, तो आपने उसको 20 को डिवाइड किया 100 के साथ, तो आपको मिला 0.2 मीटर। व्हेन रोटेटिंग 155 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी मिली हुई है वो 1550 आरपीएम है। अब आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका ये है
कि आप उसके साथ 1550 के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाई करें और 60 सेकंड आप उसके साथ डिवाइड करें। 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाई किया और 60 सेकंड डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू मिला 162.2 रेडियन अपॉन सेकंड। फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है कि हाउ मच, डेटा के अंदर हाउ मच टार्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकंड्स, कितनी टार्क चाहिए होगी। तो हमने लिखा कि टार्क हमसे पूछ रहा है, लेकिन जिसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वो 6 सेकंड्स है। तो आप ये देखें कि ये आपके पास एक ग्राइंडिंग व्हील आपका कुछ इस तरह सा भी लगता है, या पुराने ज़माने में ये ग्राइंडिंग व्हील इस तरह के होते थे कि ये एक ग्राइंडिंग व्हील है जो रोटेट कर रहा है बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ अगर वो रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने के साथ साथ उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम बन रही है। अब हमें वो चीज़ फाइंड करनी है। तो ये जो आपके पास ग्राइंडर है ये आपका क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक रोटेट कर रहा है यूँ इस तरह से। वो अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने के दौरान ज़ाहिरी बात है टार्क प्रोड्यूस होती है, एंगुलर वेलोसिटी पैदा होती है। वो पूछ रहा है कि जिस पॉइंट से वो रोटेट कर रहा है, सेंटर से लेकर उसके कर्वेचर तक जो रेडियस है वो आर है, और ये जो व्हील है सारा, इस पूरे व्हील को हम कहते हैं ग्राइंडिंग व्हील। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं अंदर, हम इसके अंदर डाल रहे हैं गंदम, और वो हमें यहाँ आटा दे रहा है क्योंकि ये ग्राइंड कर रहा है, इसको पीस रहा है। ये आटे की चक्की कही जाती थी जो पुराने दौर में इस्तेमाल होती थी जब फ्लोर मशीन्स होती नहीं थी, और बहुत हर घर में इसका मौजूद होना एक ज़रूरी होता था। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन अगर हम जाएं तो टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, हमें एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है। तो हमने लिखा कि ये फाइंड करनी है। हमें ये मालूम है कि एल जो है वो आपकी बराबर है आई ओमेगा के। ये हम पिछले कुछ प्रॉब्लम्स में या लेक्चर्स में मालूम करके हैं कि एल इज इक्वल आई ओमेगा के क्यों बराबर है। ये डेरिवेशन की थी हमने पूरी, और बिल्कुल इजी की थी। मगर हमें यहाँ जो डेटा के अंदर एक चीज़ नहीं मिली हुई, वो है इनर्शिया। क्योंकि हमें यहाँ पूछ रहा है कि आप क्या मालूम करें, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के बराबर है और हमें आई का ही पता नहीं है। तो एज ए न्यूमेरिकल इट इज़ मेंशन दैट देयर इज़ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल ग्राइंडिंग व्हील। आपको मैंने याद करवाया था उस टाइम भी कि आप इस चीज़ को याद रखें कि यहाँ जो ग्राइंडिंग व्हील आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग व्हील की जो इनर्शिया है, या सॉलिड स्फेरिकल यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग व्हील, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो व्हील है ये आपका गोल है, यानी कि स्फेरिकल सरफेस है और अंदर से वो फिल्ड है। तो आप कहेंगे कि ये जो आपका है वो सॉलिड स्फेयर है। और इनर्शिया, हम पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ पढ़ के आए हैं बहुत डिटेल से कि इनर्शिया जो है वो हर ऑब्जेक्ट की, हर किस्म के मटेरियल की अलग अलग होती है। और ये हमने पढ़ा था कि सॉलिड स्फेरिकल सिलेंडर की जो इनर्शिया का फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है, आई इज इक्वल टू 1/2 mr²। अगर यह बीच में खाली होता बॉल की तरह तो इसकी इनर्शिया कुछ और होती, अगर ये CD की तरह होता तो इसकी इनर्शिया कुछ और होती। ये हमने सब मटेरियल की इनर्शिया को डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास आई इज इक्वल 1/2 mr² है, और यहाँ आपका जो मास है वो 2.9 किलोग्राम है। रेडियस जो है वो आपका 0.2 मीटर है। डेटा से हमने लिए हैं ये चीज़ें, डेटा के अंदर लिखी हुई हैं। अब हमने इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करने, आई की जगह आई 1/2 जो वैल्यू है वो 0.5 के बराबर होता है। मास जो है वो आपने यहाँ देखा कि वो 2.9 के बराबर है। इसी तरह जो आर है वो आपकी 0.2 के बराबर है। आर के ऊपर स्क्वायर, इसी वजह से यहाँ भी स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सारे वैल्यूज़ को आपस में करना है मल्टीप्लाई। जब हमने इन सब वैल्यूज़ को आई 0.2 स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 0.4 आया। अब इन सारे वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.058, और ये वैल्यू मिलेगा आपका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि इनर्शिया का यूनिट भी यही होता है। अब आपको इनर्शिया मिल गई, तो अब आप जाएं आपके पास जो फार्मूला था, इस फार्मूले के लिए आप कह रहे थे कि यार यहाँ आय नहीं मिली हुई, अभी आय आपको मालूम हो गई है, तो आप इस फार्मूले के अंदर पुट करें। तो नाउ पुट इन इक्वेशन 1 टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई बहरहाल अभी आपको मालूम है कि वो 0.058 के बराबर है, और ओमेगा जो है यानी एंगुलर मोमेंटम वो 162.2 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। अब आप इन दो वैल्यूज़ को, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9.4।
और यहाँ मिला आपके पास किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो आपने किलोग्राम इंटू मीटर पर स्क्वायर लिखा। रेडियन पर सेकंड, तो आपने रेडियन पर सेकंड लिखा। आपको अभी जो यूनिट बचा है वो बचा है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन अपॉन सेकंड। लेकिन यहाँ जो रेडियन है हम उसको करते हैं एक्सक्लूड। जब दूसरे यूनिट्स होते हैं वहाँ तो हम रेडियन को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं हम, किस वजह से करते हैं? आप चैप्टर 4 की थ्योरी जो हमने यहाँ पढ़ाई है आप उसके अंदर ज़रूर जाएं। हमने उसके अंदर बहुत डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस किया है कि रेडियन का यूनिट अगर हम ना लिखें और 1/2 लिखें तो भी हम लिख सकते हैं। क्यों, किस तरह, क्या, तो ये सब चीज़ों के आंसर आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएंगे। अभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर मिला है वो मिला है 9.4 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर आपको डेटा के अंदर ये एंगुलर मोमेंटम का तो था, मगर आपको टार्क भी तो मालूम करना था ना 20 सवाल के अंदर। ए आपने मालूम कर लिया, मगर अभी आप चाह रहे हैं बी को मालूम करना। तो अभी आपके पास है बी, और बी को हम कह रहे हैं कि टू फाइंड टार्क। अगर आपने टार्क को फाइंड करना है तो वी नो दैट फ्रॉम अ रिलेशन, इस रिलेशन को हमने पढ़ा था कि टार्क जो है वो आई अल्फा के बराबर होती है इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मगर टार्क को मालूम करने के लिए इनर्शिया चाहिए और एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। इनर्शिया तो हमें मालूम है मगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमें मालूम नहीं है, बट वी डोंट नो अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर हम उसके बाद आएंगे इस फार्मूले पर। अब एंगुलर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन बनती कब है? आपको ये मालूम है कि एक्सेलरेशन तब बनती है जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आए, और जब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन बनती है। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी चेंज आती है वो जाहिर बात है टाइम में चेंज आती है, इज इक्वल टू आपके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब आपके पास ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बराबर है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपान में चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है आप उसको डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, तो आपको मिलेगा ये फार्मूला। या आप इस तरह लिखें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा अपॉन टी। ये बहरहाल इस चीज़ की सेम ही है लेकिन मैं आपको थोड़े अलग से अंदाज में बता रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे कि आपको ये मालूम होगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। अब इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो क्यों है वो आप यहाँ आप डेटा के अंदर अब आते हैं उसको थोड़ा हम समझते हैं कि 1 किलोग्राम 2.9 किलोग्राम यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है। यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है जो रोटेट कर रहा है 1550 रोटेशन के ऊपर। तो अब आपके पास इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, जो इसके ऊपर वो ग्राइंड कर रहा है जिसके ऊपर। तो हमने लिखा कि उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है आपकी वो ज़ीरो है, और उसकी जो इनिशियल है, जो शुरुआती उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो जिसके ऊपर से वो मूव कर रहा है वो उसकी शुरुआती, और वो है आपके पास 162.2 अपान टाइम जो लिया था उसने। टाइम हम ऊपर पढ़ के आए, उसका जो टाइम है वो 6 है। तो 162 को जब आपने 6 के साथ डिवाइड किया, यहाँ माइनस भी है तो आपको जवाब मिला -27.03 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ जो माइनस साइन है वो माइनस साइन क्या शो करेगी आगे चलकर वो हम मालूम करेंगे। अब हमें मालूम करनी है टार्क। हम टार्क को मालूम करने के लिए इनर्शिया भी चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन भी चाहिए। एक्सेलरेशन इनर्शिया हम पहले मालूम करके आए हैं और एक्सेलरेशन हमने अभी मालूम की है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इनर्शिया का जो वैल्यू है वो है 0.058, एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो है -27.03। अब आप अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो है 1.56, लेकिन माइनस में, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में। अब आप इन दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको जो यूनिट मिले वो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो you should know that where we neglect unit radian in some cases such as for some valid reasons, हम रेडियन को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपने किलोग्राम इंटू मीटर पर स्क्वायर लिख दिया, सेकंड स्क्वायर लिख दिया, लेकिन रेडियन जो था आपने उसको कर दिया नेगलेक्ट। तो टार्क जो है अभी आपके पास है -1.56 इंटू किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इस मीटर को, ये जो आपके पास मीटर स्क्वायर है
इस मीटर को हम तोड़ रहे हैं दो हिस्सों में, मीटर स्क्वायर को हम तोड़ रहे हैं मीटर इनटू मीटर में। तो आपको ये मालूम है कि जो किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर वाला हिस्सा है, ये आखिरी अकेला हिस्सा जो है वो बराबर होता है न्यूटन के। तो आपने इसकी जगह लिखा न्यूटन, बाकी जो मीटर बचा उसकी जगह आपने लिख दिया मीटर। अभी जो आपको टार्क मिली है यहाँ, वो मिली है -1.56। हेयर माइनस साइन शोज दैट टार्क इज इन clockwise डायरेक्शन, मींस ग्राइंडिंग व्हील मूव्स इन clockwise रोटेशन। ये जो आपका ग्राइंडिंग व्हील रोटेट कर रहा है ना, वो clockwise रोटेशन में मूव कर रहा है, मींस ऐसे रोटेट कर रहा है जिस तरह वॉल क्लॉक की नीडल घूमती है, जिस तरह घड़ियाल की सुई घूमती है। तो आपके पास यही जवाब है इसका। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट आंसर की जानिब, प्रॉब्लम की जानिब, न्यूमेरिकल नंबर 11 की जानिब। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 11 के अंदर हमें जो चीज़ कही गई है कि डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम, आप एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करें। हमने कहा जी ज़रूर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ फाइंड करें। हमने ये लिख दिया कि हमने ये फाइंड करना है, क्योंकि कहा गया है तो करना है। तो एंगुलर मोमेंटम को जब आप फाइंड कर रहे हैं तो आपने लिख दिया कि फाइंड करना है जी, लेकिन अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब कि दो तरीकों से। तो हमने लिख दिया कि दो तरीकों से भाई फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस। का मतलब है कि व्हेन अर्थ इज टेकन एज यूनिफॉर्म स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, अर्थ को ऐसे लिया जाए कि जैसे वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है और ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। तो हमने क्या किया कि हमने अर्थ को लिया है, अभी यहाँ कहा गया है कि अज्यूम द अर्थ है एज यूनिफॉर्म स्फीयर, अर्थ को आप एक यूनिफॉर्म स्फीयर के तौर पर आप अज्यूम करें। तो हम उसको ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं जैसे कहा गया है। तो हमने कहा कि अज्यूम दैट द अर्थ इज़ अ यूनिफॉर्म स्फीयर, आप अर्थ को एक यूनिफॉर्म स्फीयर के तौर पर आप क्या है जो अज्यूम करें। तो अज्यूम किया गया यूनिफॉर्म स्फीयर के तौर पर। सेकंड सवाल है कि आप बी जो सवाल है वो इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, आप उसको ज़मीन के इर्द गिर्द एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें। तो एल ऑर्बिट व्हेन अर्थ इज टेकन एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, जब ज़मीन को एक ऐसे पार्टिकल के तौर पर लिया जाए जैसे वो ज़मीन किसी दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, तो फिर उस टाइम भी एंगुलर मोमेंटम मालूम करें। तो एंगुलर मोमेंटम दो किस्म की होती हैं। तो अब हम चलते हैं इस की जानिब कि हम इस चीज़ को आखिर मालूम किस तरह से करेंगे। कि अब यहाँ जो हमें गिवन चीज़ें हैं या जो चीज़ें दी गई हैं, वो एक दिया गया है मास ऑफ द अर्थ जो कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। कभी कभार ये नहीं भी दिया जाता, इस वजह से आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद जो रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, लेकिन ये कभी कभार नहीं भी होता। तो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर है। रेडियस डिस्टेंस यहाँ लिखी हुई हैं चीज़ें कि द अर्थ हैज़ अ मास, ये सब चीज़ें, ये जो डेटा है वो हम सेम यहाँ लिख रहे हैं। तो रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ज़मीन और सूरज के दरमियान जो रेडियस है वो हमें बताया गया है कि वो 1.5 × 10⁻8 किलोमीटर है। मगर ये जो किलोमीटर है, हमने किलोमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने रेडियस को कन्वर्ट किया अभी किलोमीटर्स में, तो हमें ये वैल्यू मिला 1.5 × 10⁻8, किलो की जगह × 10⁻3 मीटर लिखा। अब सॉल्यूशन की अब हम जानिब जा रहे हैं। ये जो हमने लिखा या आपकी डेटा थी, सॉल्यूशन की जब हम जानिब जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अर्थ हैज़ टू मोशंस, अर्थ को जो मोशंस हैं वो दो मोशंस हैं एट द सेम टाइम ना। अगर अर्थ को अभी दो मोशंस हैं एट द सेम टाइम, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वन मोशन अराउंड द इटसेल्फ, एक मोशन उसका अपने इर्द गिर्द है, एंड अदर मोशन अराउंड द सेंट्रल बॉडी सन, और दूसरा मोशन उसका सूरज के इर्द गिर्द है। तो इसी वजह से पहले मोशन में जब ज़मीन को हम ऐसे ले रहे हैं कि वो जैसे यूनिफॉर्म स्फीयर है और रोटेट कर रही है अपने इर्द गिर्द, तो उस एंगुलर मोमेंटम को हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अराउंड एक्स एक्सिस। दूसरी एंगुलर मोमेंटम हम उसकी फाइंड करें ऑर्बिट में, यानी कि जब अर्थ जो है उसको हम ऐसे लिया जाए कि जैसे वो एक पार्टिकल है और वो दूसरे के ऑर्बिट चक्कर लगा रही है, यानी कि ये आपका सूरज है और ये ज़मीन आपका एक पार्टिकल के तौर पर है, वो दूसरे के ऊपर चक्कर लगा रही है। तो आपकी इस दौरान जो एंगुलर मोमेंटम है, एक उसको फाइंड करें। दूसरा, जब अपने इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे उस दौरान उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी फाइंड करें।
तो हमने दोनों एंगुलर मोमेंटम्स को जो है अभी फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हम इस चीज़ को जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है आपकी आई ओमेगा के बराबर होती है, और यहाँ भी हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के बराबर होती है। हम इन दोनों चीज़ को वैसे हम करेंगे, करना अलग चाहिए, लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे इस वजह से करेंगे कि ताकि आपको कंपैरेटिवली मालूम हो सके कि इन दोनों को हम साथ क्यों और किस वजह से और कैसे कर रहे हैं। तो एंड हेयर वी नो दैट अर्थ इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सेस, और यहाँ हम ये चीज़ जानते हैं कि अर्थ जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द अपने, और ज़मीन अपने इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। तो हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सेस के ऊपर, इनर्शिया भी उसकी अपनी एक्सेस के ऊपर, एंगुलर मोमेंटम भी उसकी अपनी एक्स एक्सेस के ऊपर, एक्सेस के ऊपर। तो इसी तरह यहाँ हम ये चीज़ जानते हैं। आई थिंक पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं। टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, अगर आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन की, तो हम क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम को अगर आपने फाइंड करना है तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड इनर्शिया ऑफ अर्थ, क्योंकि हमें इनर्शिया मालूम नहीं है। L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा तो है, लेकिन हमें इनर्शिया ऑफ द अर्थ मालूम नहीं है, और एंगुलर वेलोसिटी जो अर्थ की है वो भी हमें मालूम नहीं है। यानी कि दोनों चीज़ें हमें मालूम नहीं है, तो फिर आखिर हम एंगुलर वेलोसिटी किस तरह मालूम करें? तो आपने ये जो फार्मूला देखा है कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों के वैल्यूज़ हमें नहीं मिले हुए। तो पहले ये दो वैल्यूज़ हम मालूम करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो एंगुलर मोमेंटम की जानिब जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम जा रहे हैं इसका एक हिस्सा मालूम करने, वो है उसकी इनर्शिया एक्सिस में जब वो रोटेट कर रही है ज़मीन अपने एक्सिस अराउंड। तो एज वी नो दैट अर्थ इज स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ, अर्थ अपने ही इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। सो टू फाइंड द इनर्शिया ऑफ अर्थ वी मस्ट नो दैट अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर। अगर आपने इनर्शिया ज़मीन की फाइंड करनी है तो पहले आप इस चीज़ को ज़रूर जान लें कि ज़मीन जो है एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि एक ऐसा गोल शेप्ड ऑब्जेक्ट जो अंदर से फिल्ड हो, और ज़मीन गोल भी है और अंदर से फिल भी है, बाल की तरह खोखली नहीं है। तो सॉलिड स्फीयर अगर कोई भी होता है तो उसकी जो इनर्शिया का फार्मूला है वो हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, वो है I इज इक्वल टू अपॉन 5 m अपॉन आर स्क्वायर। और ये कैसे वैल्यूज़ आ रहे हैं इनको हमने अब पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है इनर्शिया के अंदर। तो यहाँ आपके पास अगर इनर्शिया 2 अपॉन 5 m आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये जो I है आप इस I को रिप्लेस करेंगे अभी I एक्सिस से। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि ज़मीन जो है अपने इर्द गिर्द एक्सिस के ऊपर अराउंड रोटेट कर रही है। यहाँ जो m है उस m को आप लिखेंगे me, क्योंकि अर्थ जो है वो स्पिनिंग कर रही है अपने इर्द गिर्द। तो me का मतलब है मास ऑफ अर्थ। यहाँ जो r है उस r का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का रेडियस जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है अपने अराउंड। जब अर्थ अपने अराउंड स्पिन करे तो हमें अर्थ का रेडियस चाहिए होगा। जब अर्थ दूसरे के अराउंड स्पिन करे तो हम दूसरे से लेकर अर्थ तक, यानी सूरज से लेकर ज़मीन तक का हमें रेडियस चाहिए होगा। अब हमें ये सब चीज़ें मालूम हो गई, तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इनर्शिया इनकी। तो इनर्शिया जो एक्सिस की है इनके पास, वो आपके पास है 2 अपॉन 5 मास ऑफ अर्थ। हमने इस वैल्यू पूरे को चेंज किया, जहाँ आर था वहाँ हमने आर ई स्क्वायर लिखा। अब इन सारे वैल्यूज़ के अंदर आप जो है वैल्यूज़ पुट करें। 2 अपॉन 5 आपने सेम लिखा, एम ई जो है आपको मिला हुआ है 6 × 10⁻²4, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 × 10⁻6 है। 2 अपॉन 5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो है 0.5। इस पूरे वैल्यू को आप सेम लिख रहे हैं अभी, और इस पूरे वैल्यू को जब आपने स्क्वायर किया तो आपके पास ये वैल्यू मिला। आप अभी इन सारे वैल्यूज़ को, जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप सेम लिख रहे हैं, जो बगैर पावर के और जो पावर वाले हैं आपने उनको सेम साथ लिखा, ताकि पावर वालों को हम पावर वालों के साथ डील कर सकें। अब आप इन सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिला, और पावर्स का आपके पास ये वैल्यू मिला। पावर्स को जब आप ऐड करेंगे 24 + 12 तो 36, तो 98.3 × 10⁻36 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर जो है वो आपकी इनर्शिया है एक्स एक्सिस में। अब हम जा रहे हैं उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है एक्सिस में, यानी कि एक्सिस में जब वो रोटेट कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम उसकी उस टाइम क्या है वो अभी हम फाइंड करेंगे। अभी यह है कि आपके पास जो है एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की, इनर्शिया हमने मालूम कर ली। एंगुलर वेलोसिटी जो अर्थ की है, एंगुलर तो है मगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करे, इसी वजह से हमने इसको सब स्क्रिप्ट में एक्सिस लिखा। अबाउट एक्सिस रोटेट कर रही है। नाउ फाइंड एंगुलर मोमेंटम।
वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हम ये चीज़ जानते हैं कि v इज इक्वल आर ओमेगा के वैसे बराबर होती है। अगर v इज इक्वल आर ओमेगा है तो ओमेगा जो है वो बराबर होगी v अपान आर के। वो इस वजह से क्योंकि आपके पास अगर ओमेगा इधर ही है, आर यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगी तो हो जाएगी डिवाइड में, यानी कि v अपान आर हो जाएगी और वो v अपान आर यहाँ मौजूद है। बट वी आल्सो डोंट हैव गिवन वैल्यू ऑफ v इन डेटा, मगर हमें डेटा के अंदर v का वैल्यू भी नहीं मिला हुआ या नहीं दिया हुआ, तो कोई मतलब मसला नहीं है। वी नो दैट v इज इक्वल एस अपान टी, मगर हमें ये मालूम है कि v भी जो है वो एस अपान टी के बराबर है। तो v जो है आपकी एस अपान टी के बराबर है और s यहाँ क्या है, एस यहाँ उस स्फेरिकल सरफेस यानी ज़मीन का, क्योंकि अभी हम यहाँ ज़मीन को एक गोल शेप्ड ऑब्जेक्ट की तौर ले रहे हैं, हम इसको ज़मीन को अभी ज़मीन वाली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम उसको अभी ये कह रहे हैं कि वो एक स्फेरिकल सरफेस है। अब जाहिर बात है जो भी स्फेरिकल सरफेस होता है तो उसको सरकमफेरेंस होता है, ये मैथ के अंदर हमने पढ़ा है। और उस पूरे का जो स्फेरिकल सरफेस का जो सरकमफेरेंस होता है किसी भी चीज़ का, चाहे ज़मीन हो, चाहे बलून हो, चाहे बाल हो, तो उसका होता है 2 पाई आर के बराबर। तो जहाँ अभी एस लिखा हुआ है यानी डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो वहाँ हमने लिखा एस की जगह 2 पाई आर। तो v इज इक्वल अभी आपके पास हो गया 2 पाई आर अपान टी। अब v का जो वैल्यू है आपके पास, इस v वाले वैल्यू को आप पुट करेंगे ओमेगा वाले वैल्यू के अंदर। तो ओमेगा वाले वैल्यू के अंदर जब आपने उसको पुट किया तो ओमेगा इज इक्वल वैसे पहले था v अपान आर, तो अभी v की जगह आपने लिख दिया 2 पाई आर अपान टी, क्योंकि v आपकी 2 पाई आर अपान टी के बराबर है, और अपान आर में आपने आर सेम लिखा। अब ये क्या है कि जो डिवाइड वाले हैं ये डिवाइड वाले आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो r जो है वो इस t के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये मिलेगा r इंटू टी। अगर आपके पास ये मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आर टी तो है लेकिन ऊपर भी आर है, तो आर और आर आपस में हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास वैल्यू बचेगा 2 पाई अपान टी। तो यहाँ जो अभी ओमेगा है वो ओमेगा या एंगुलर मोमेंटम सिर्फ ओमेगा नहीं है, वो ओमेगा एंगुलर मोमेंटम है ज़मीन की एक्सिस की, तो इसी वजह से हम ओमेगा के साथ या एंगुलर मोमेंटम के साथ एक्सिस लगा देंगे या एक्सिस सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो ओमेगा जो है आपकी बराबर है एक्सिस के, लेकिन जो टाइम है वो जहाँ नीचे जो हमने टी सिमाल लिखा है वो टी सिमाल भी टाइम किसका है, टाइम यहाँ जो है वो ज़मीन की एक्सिस का है कि ज़मीन अपने इर्द गिर्द या अपने एक्सिस के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगाती है, और वो टाइम कहलाया जाएगा टाइम ऑफ एक्सिस। तो इसी वजह से हमने यहाँ लिख दिया टाइम एक्सिस। तो जहाँ टी था आपने यहाँ लिख दिया टाइम एक्सिस, जहाँ 2 पाई था आपने 2 पाई सेम लिखा, जहाँ ओमेगा था आपने वहाँ लिख दिया ओमेगा एक्सिस। अभी आपके पास फाइनली ये फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने का। तो वी नो दैट अर्थ कंप्लीट्स, अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करने, तो अर्थ जो है ज़मीन के अपने इर्द गिर्द कंप्लीट करती है एक रोटेशन अराउंड इट्स ओन इन 24 आवर्स, 24 घंटों में पूरा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टाइम है अपने उसके एक्सिस के अराउंड वो 24 आवर्स है। तो लेकिन आपको ये मालूम है कि हम आवर्स को हमेशा सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आवर्स को हमने यहाँ सब सेकंड्स में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना है। तो 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो सब को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें जो वैल्यू मिला वो 86400 सेकंड्स मिला। तो अभी जो आपको टाइम मिला है वो टाइम एक्सिस में मिला है, टाइम एक्सिस का मिला है 86400। तो ओमेगा एक्सिस की जगह आपने ओमेगा एक्सिस यहाँ अभी सेम लिखा, सारे वैल्यूज पुट करेंगे, 2 की जगह आपने 2 लिखा सेम, पाई की जगह आपने लिखा है 3.14, इसी तरीके से जहाँ टाइम है वहाँ आपने लिखा है 84600। तो ये आपके सारे वैल्यूज़ अभी यहाँ पुट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ की मदद से आगे ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम इनकी जो है वो फाइंड करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम जब ऊपर वालों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिला 6.28, नीचे वाला आपका सेम है। अभी आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिला 7.2 इंटू 10⁻⁵ रेडियन अपान सेकेंड। तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है रेडियन अपान सेकेंड होता है। बहरहाल आखिरकार हमने इनर्शिया का और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू तो मालूम कर लिया है, अभी हम इन सारे वैल्यूज़ को फार्मूला के अंदर पुट करेंगे।
फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का, एक्स एक्सिस की एंगुलर मोमेंटम का फाइंड करने का ये तरीका था, यानी कि ज़मीन के अराउंड, ज़मीन की अपनी एक्सिस पर जो एंगुलर मोमेंटम बन रही है वो बराबर है ज़मीन की अपनी एक्सिस के ऊपर इनर्शिया कर और ज़मीन के अपने अराउंड एंगुलर मोमेंटम पर, एंगुलर वेलोसिटी पर। अब आपके पास इनर्शिया का वैल्यू भी मौजूद है, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू भी मौजूद है। आप उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। इनर्शिया जो एक्सिस का वैल्यू है वो आपके पास ये वाला है 98.3 इंटू 10⁻⁶। एंगुलर मोमेंटम जो एक्सिस वाली का वैल्यू है वो है 7.2 इंटू 10⁻⁵। अभी आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को अलग से लिखेंगे, इस वैल्यू को अलग से, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को आप अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो पावर वाले वैल्यूज़ हैं, इन पावर वाले वैल्यूज़ को आप अलग सब लिखेंगे ताकि पावर वाले हम सेपरेट से उनको डील कर सकें। इससे कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। अब आप जो है इन सारे वैल्यूज़, सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मिला 707.76। उसके बाद आपके पास है इन दो वैल्यूज़ का, तो 10⁻36 इंटू 10⁻⁵ बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे। 36 के साथ जब ऐड हुए -5 तो ज़ाहिरी बात है ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि है ही माइनस का। तो 36 - 5 जब आपने किया तो आपको जो वैल्यू मिला वो मिला 31 पावर का। बाकी ये जो था आपका सेम है, लेकिन यहाँ जो पॉइंट है 707.76, तो उनकी जो पॉइंट है वो यहाँ है। पॉइंट एक मरतबा आगे, फिर दूसरी मरतबा आगे, जब पॉइंट दो मरतबा आगे की जानिब शिफ्ट हुई तो मतलब ये हुआ कि अभी पावर में दो मरतबा इजाफा होगा। तो आपने यहाँ पावर में दो मरतबा इजाफा किया 31 + 2। अभी जो आपका पावर बन गया वो 33 बन गया और पॉइंट जो 707 पॉइंट थी अभी वो आपकी 7.0776 है। तो 7 और 7 जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बचेगा 1। तो एंगुलर मोमेंटम अराउंड एक्सिस जो आपको मिल रही है वो 7.1 इंटू 10⁻33 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड मिल रही है। और ये इस हिस्से का आंसर है कि एंगुलर मोमेंटम ज़मीन की अपने एक्सिस के अराउंड कितनी है। अब हम जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ज़मीन की सूरज के अराउंड जब वो घूम रही है तो उस दौरान उसकी जो एंगुलर मोमेंटम बन रही है वो कौन सी बन रही है। अभी तक आपने सिर्फ ये मालूम किया है कि ज़मीन की अपने इर्द गिर्द जो एंगुलर मोमेंटम ये बन रही है वो क्या है, और वो आपने मालूम की कि वो जो है 7.33 इंटू 10⁻24 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट पर, अपने एक्सिस पर रोटेट करने के दौरान। अभी आप मालूम करेंगे कि जब ये ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है तो उस दौरान उसको जो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल बन रही है वो कैसे बनेगी और वो क्या है, अभी हम वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जब भी हम मालूम करते हैं तो हमें इस चीज़ का मालूम है कि वो आई जो है आपकी आई ओमेगा के बराबर होती है। मगर यहाँ अर्थ जो है आपकी रोटेट कर रही है या ऑर्बिट कर रही है, सॉरी ऑर्बिट कर रही है अराउंड द प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट के अराउंड, यानी कि ज़मीन के अराउंड, सूरज के अराउंड ऑर्बिट कर रही है। तो पार्टिकल, आपकी ज़मीन अभी ऐसे एक्ट कर रही है जैसे वो एक पार्टिकल हो और रिवॉल्व कर रही हो किसी दूसरी सेंट्रल बॉडी के दरमियान। और जब भी कोई पार्टिकल दूसरी सेंट्रल बॉडी के अराउंड ऑर्बिट करता है तो उसके लिए फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट इज इक्वल टू इनर्शिया ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट के दौरान उस बॉडी की इनर्शिया, और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर सॉरी वेलोसिटी ऑर्बिट के मूविंग के दौरान, ऑर्बिट के अंदर मूव करने के दौरान। तो अभी अगर आपने एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है ज़मीन की, तो जब वो रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तो सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द इनर्शिया ऑफ द अर्थ। तो आपके पास यहाँ दो चीज़ें, एक इनर्शिया और दूसरी एंगुलर मोमेंटम। मगर बदकिस्मती से हमें ना इनर्शिया मालूम है यहाँ, ना ही फिर हमें एंगुलर मोमेंटम मालूम है। तो इनर्शिया भी हमको अभी मालूम करना पड़ा ऑर्बिट के अंदर, उसकी एंगुलर मोमेंटम भी हमें ऑर्बिट के अंदर खुद मालूम करनी है। जब हम ये दोनों मालूम कर लेंगे फिर ही आपकी ऑर्बिटल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मालूम हो पाएगी, एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले अभी हम इनर्शिया मालूम कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ज़मीन है वो ऑर्बिट अराउंड अर्थ करती है, वो ऑब्जेक्ट जो सेंट्रल बॉडी है वो सन है। तो आपको इनर्शिया फाइंड करने के लिए वी विल अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ज़मीन की और सूरज के दरमियान एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इनका कौन है, ज़मीन रोटेट कर रही है और ज़मीन के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सूरज है, क्योंकि ज़मीन सूरज के अराउंड रोटेट कर रही है। जिस तरह ज़मीन आपकी रोटेट कर रही है तो ज़मीन के ऊपर रोटेट कर रही है, तो ज़मीन सूरज जो है ज़मीन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाया जाएगा। तो यहाँ ज़मीन का जो सूरज से लेकर ज़मीन तक का जो रेडियस है वो आपका एल के बराबर है, और सारा का सारा रेडियस आर इज इक्वल टू एल के बराबर है, क्योंकि सूरज का अपना रेडियस कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हम रोटेट कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़मीन रोटेट कर रही है, उसके एक्सिस के ऊपर। यानी कि जो रस्सी है जो बंधी हुई है सूरज ज़मीन की, वो सूरज के ऊपर बंधी हुई है। तो हम कहेंगे कि अगर रस्सी सूरज के ऊपर बंधी हुई है तो रस्सी जिसके ऊपर बांधी जाती है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। तो सूरज जो है अभी यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इन जब भी कोई ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑन वन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट रोटेट, एक्सिस एक पर हो और दूसरा फिर चक्कर लगाने में पड़ा हो, तो उस टाइम जो रोटेशन के लिए इनर्शिया को मालूम करने का फार्मूला है वो आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, कोई भी आप दे दें, हमने यहाँ नाम दिया इसका बे। अब उसके बाद हमारे पास इनर्शिया जो मालूम करते हैं, और इनर्शिया का जो फार्मूला एम एल स्क्वायर है, जिसमें एम क्या मालूम करती है और एल का क्या मतलब है वो हम समझ रहे हैं। यहाँ आई को हम सिर्फ आई नहीं लिखेंगे, आई को हम लिखेंगे आई ऑर्बिट, क्योंकि वो ऑर्बिटल इनर्शिया मालूम कर रहे हैं हम, बिकॉज इट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लेनेट अर्थ, तभी ऑर्बिट लिखेंगे। एम को हम लिखेंगे मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है सूरज के इर्द गिर्द, अर्थ रोटेट कर रही है, असल तो अर्थ चीज़ है। उसके बाद एल को हम लिखेंगे आर, क्योंकि आर वो रेडियस है जो सूरज के दरमियान और ज़मीन के दरमियान बीच वाला डिस्टेंस है, यानी रेडियस है। तो अभी यहाँ जो आर है वो आर जो है आपका रेडियस है बिटवीन अर्थ एंड सन। वी कैन नॉट राइट हेयर एल इज इक्वल आर ई, हम यहाँ एल इज इक्वल आर ई नहीं लिखेंगे, जबकि हमने यहाँ तो लिखा था, मगर यहाँ हम इस फार्मूले के अंदर आर ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रेडियस हम फाइंड करेंगे ज़मीन के दरमियान और सूरज के दरमियान का रेडियस, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर ज़मीन सूरज के अराउंड रोटेट करती है, और पिछले कंडीशन में हम कह रहे थे कि ज़मीन अपने इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, तो फिर ज़ाहिर बात है जब अपने इर्द गिर्द रोटेट करे तो हम उसी का रेडियस लेंगे। अभी ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, इसी वजह से आप आर ई नहीं बल्कि आप सिर्फ आर लिखेंगे, लेकिन मास जो है वो आप अर्थ का लेंगे, क्योंकि रोटेट तो ज़मीन कर रही है। तो इनर्शिया ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस स्क्वायर। अब ये जो रेडियस है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान वाला है, बीच का डिस्टेंस। तो अब आप इन सब के वैल्यूज़ पुट करें डेटा में से निकाल के। मास ऑफ द अर्थ जो है वो 6 इंटू 10⁻24 है। रेडियस जो ज़मीन के दरमियान और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.5 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻3 है, और 3 का जो है मतलब है वो किलो है, इंटू 10⁻3 यानी 1 किलो के बराबर। 6 इंटू 10⁻24 आपने ये सेम लिखा, 1.5 इंटू 10⁻11। 11 क्यों लिखा, क्योंकि 10⁻8 और 10⁻3 इन दोनों के बेसिस सेम थे, तो पावर्स ऐड हो गए 11 हो गए। इनके ऊपर स्क्वायर था तो हमने यहाँ भी स्क्वायर दे दिया। तो 6 इंटू 10⁻24 आपका ये मास ऑफ द अर्थ, 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर को जब आपने स्क्वायर किया तो आपके पास ये वैल्यू मिला। अब आप इन सारे वैल्यूज़ में से जो पावर के बगैर वाले वैल्यूज़ हैं वो यहाँ, और ये वैल्यूज़ यहाँ लिखे आपने, बाकी पावर जो हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। तो अब आप सिर्फ पावर के बगैर वाले जो वैल्यूज़ थे आप उनको अभी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मिलेगा 13.5। पावर वाले वैल्यूज़ को अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके बेसिस सेम हैं, पावर्स उनके ऐड होंगे। तो 10⁻24 प्लस 22 हो गया, क्योंकि 10 के ऊपर भी 24 है और यहाँ भी 10 के ऊपर 22 है, तो बजाय कि हम दो 10 लिखें एक ही 10 लिख लेंगे और उसके ऊपर 2 पावर दे दें। अब दोनों पावर्स को हम ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिला 46। तो इनर्शिया जो उसकी ऑर्बिट में है वो 13.5 इंटू 10⁻46 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है, और ये इनर्शिया उनके ऑर्बिट में। अब हम इनकी ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अब हम वो फाइंड करेंगे।
आपने एंगुलर मोमेंटम जो है फाइंड नहीं की अभी तक, इनर्शिया ऑर्बिट की फाइंड की है। अभी हम वेलोसिटी ज़मीन की फाइंड करेंगे ऑर्बिट में, जब वो दूसरे के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है उस टाइम। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला या एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा है कि v इज इक्वल आर ओमेगा है। एंगुलर मोमेंटम नहीं, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी हम कहेंगे। तो v इज इक्वल आर ओमेगा अगर है तो हमने लिखा कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v अपान आर, क्योंकि आपके पास यहाँ अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो ये जो r मल्टीप्लाई में जब दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड की हो जाएगी v अपान आर, तो हमने यहाँ लिखा v अपान आर। बट आल्सो वी डोंट हैव गिवन द वैल्यू ऑफ v, हमें v का वैल्यू भी मालूम नहीं है ना यहाँ v का तो फार्मूला हमने एंगुलर वेलोसिटी का तो लिखा। अभी अगर हम v का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो अभी कोई मसला नहीं है, v का हमें मालूम है कि v इज इक्वल एस अपान टी होता है। लेकिन खुद अभी एस जो है वो जिस रास्ते से वो हमारी ज़मीन घूम रही है सूरज के अराउंड, वो आपका स्फेरिकल है। तो वो आपका पूरा एक किस्म का हम कहेंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट है। तो इसी वजह से उसका जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल है वो भी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर है। तो हमने यहाँ लिखा कि वो आपका बराबर है 2 पाई आर अपान टी के। जब हमने यहाँ 2 पाई आर अपान टी लिखा, हमें यह मालूम है कि एस जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो किसी भी चीज़ का होता है वो एस इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर होता है। तो जहाँ एस लिखा हुआ था वहाँ हमने अभी लिखा 2 पाई आर, और जहाँ टी लिखा हुआ था वहाँ हमने सेम टी लिखा। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान टी है। अब इस इक्वेशन को यानी कि जो v का वैल्यू है वो आप पुट करेंगे जो ये वाली इक्वेशन थी इसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ v का वैल्यू पुट करना था, यानी इक्वेशन गे के अंदर आपने इसको पुट करना है। तो इस दाल इक्वेशन को जब आप गे के अंदर पुट करेंगे तो क्या मिलता है वो अभी हम देख रहे हैं। तो दाल इक्वेशन को आपने गे के अंदर पुट किया तो जहाँ आपके पास v लिखा हुआ था और अपान में r था, v की जगह आपने लिख दिया 2 पाई आर अपान टी, r की जगह आपने लिखा r। तो अभी आपके पास ये जो डिवाइड वाले होते हैं ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो r और t आपस में हो गए मल्टीप्लाई, ये r और ये t आपस में हो गए मल्टीप्लाई, तो आपको जो वैल्यू मिला वो मिला है r इंटू टी। तो r इंटू टी अपान में r और ये r आपस में हो जाएंगी कैंसिल। तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास है 2 पाई अपान टी। यहाँ आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है बजाय कि आप ओमेगा लिखें आप लिखेंगे ओमेगा ऑर्बिट, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हम जो फाइंड कर रहे हैं जाहिर बात है वो ऑर्बिट की है। टाइम यहाँ स्मॉल नहीं लिखेंगे, टाइम हम यहाँ कैपिटल लिखेंगे, और टाइम यहाँ ऑर्बिट का है क्योंकि ज़मीन जब सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो उस दौरान पूरा टाइम लेती है, और पूरा चक्कर जो ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द पूरा करती है वो हम चीज़ ये जानते हैं कि वो जो है बराबर है 1 साल के। तो वी नो दैट अर्थ कंप्लीट इट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड सन इन 1 ईयर मीन्स 360 डेज, 360 दिनों में वो कंप्लीट करती है। ज़मीन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से यहाँ तक जब वापस आएगी तो टोटल जो टाइम लेगी वो 360 डेज़ लेगी। तो आपने जहाँ अभी टाइम ऑर्बिट लिखा हुआ है वहाँ आपने 360 दिन लिखने हैं, लेकिन 360 दिन को आप पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करें फिर हम लिखेंगे। तो टाइम जो ऑर्बिट का है वो 360 दिन, हर दिन में 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकंड। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये वैल्यू, और इसको हम कहेंगे कि ये आपका है सेकंड्स में वैल्यू। तो अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन आइन के अंदर। जो इक्वेशन आइन आपकी है वो ये वाली है जिसमें 2 पाई अपान टी ऑर्बिट है। 2 पाई की जगह 2 पाई का वैल्यू और टी ऑर्बिट की जगह टाइम ऑफ ऑर्बिट आप लिखेंगे। तो आपने जब उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट किए तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आने लगी कि आपके पास 2 यानी कि 2 की जगह पाई की जगह आपने 3.14, 3 ऑर्बिट की जगह टाइम ऑर्बिट की जगह आपने लिखा टाइम जो ऑर्बिट की अराउंड है 360 डेज और वो इतने सेकंड्स के बराबर है। पाई का वैल्यू 3.14 है, आपको मालूम याद होना चाहिए। अब ऊपर वाले वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें जो वैल्यू मिला वो 6.28, और नीचे वाला जो वैल्यू है वो हमने लिखा सेम। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑर्बिट की इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपने किया डिवाइड तो आपको वैल्यू मिला 2.01 × 10⁻⁻⁷। आपने अभी एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर दी
लेकिन आप इस चीज़ को मत भूलें कि हमने ये जो वैल्यूज़ मालूम किए हैं वो हमने वैल्यूज़ एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट की फाइंड करने के लिए किए हैं, और उसका फार्मूला था आई ऑर्बिट इंटू ओमेगा ऑर्बिट। आई नहीं था मालूम, पहले हम वो फाइंड करने गए थे। ओमेगा ऑर्बिट नहीं था मालूम, पहले हम वो फाइंड करके आए थे। लेकिन अभी हम जब पहुँचे हैं तो अभी हमें दोनों मालूम है, आई का वैल्यू भी हमें है और ओमेगा का वैल्यू भी हमें है। तो अभी हम इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर जब पुट करेंगे तो ओमेगा ऑर्बिट इनर्शिया जो ऑर्बिट की अंदर है ऑब्जेक्ट की वो है 13.5 × 10⁻46। एंगुलर वेलोसिटी जो ऑर्बिट की है वो 2.01 × 10⁻7 है। अभी आप इस वैल्यू को यहाँ और इस वैल्यू को यहाँ, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, और जो पावर वाले हैं उनको आप अलग से मल्टीप्लाई करें। जब आपने बगैर पावर वाले वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिला 27.1। इसी तरह जब पावर वालों का 10 है बेस, तो 10 बेस है तो पावर्स होंगे ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे जैसा पावर है। तो 10 पावर 46 माइनस 7 होगा। जब 46 में से 7 चले गए तो आपके पास मिला 39। तो आपके पास वैल्यू है 27.1 इंटू 10⁻39। अभी आपके पास ये चीज़ है कि ये जो पॉइंट है आपकी, ये पॉइंट जब आगे की जानिब मूव होगी तो आपकी ये पॉइंट प्लस पावर हो जाएगा एक। तो जहाँ पे आपका पावर 39 था, अभी आपका पावर 39 प्लस 1 होगा, क्योंकि पावर आपने एक मरतबा आगे शिफ्ट किया है। तो 27.1 के बजाय अब आप लिखेंगे 2.71 इंटू 10⁻39 प्लस 1, या आप 2.71 इंटू 10⁻40 लिखेंगे। और ये जो है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम है ज़मीन की जब वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल जो ज़मीन की है वो आपके पास है 2.71 इंटू 10⁻47। इसी तरह ज़मीन जब सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम जो ऑर्बिट में है वो एक्सिस वाली एंगुलर मोमेंटम से अलग होगी हमेशा और हमेशा। और एंगुलर मोमेंटम जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में है वो आपने अभी मालूम की है, वो है 2.7 × 10⁻24 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अल्लाह हाफिज़।